हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज हम लोग सीयूईटी बीएड के लिए हिस्ट्री के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आज शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पे कि प्राचीन पाषाणकालीन मानव का निवास स्थान कहाँ था। तो बताइए, प्राचीन पाषाणकालीन मानव का निवास स्थान कहाँ था। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वृक्षों की शाखा या गुफाओं या खुले आकाश के नीचे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए, पूरा पाषाणकालीन मानव का मुख्य भोजन क्या था। तो पूरा पाषाणकालीन मानव का जो मुख्य भोजन है वो जंगली फल फूल है। क्या है? जंगली फल फूल। फिर देखिए, उत्तर पाषाणकालीन मानव की प्रमुख विशेषता कौन सी रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा भाषा का विकास। क्या रहेगी? भाषा का विकास। नवपाषाणकालीन मानव की प्रमुख उपलब्धि रही है। बताइए इनमें से क्या आपने आंसर टिक किया है। बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी, पहिए का आविष्कार। पहिए का आविष्कार जो है वो नवपाषाणकालीन में मानवों की प्रमुख उपलब्धि रही थी। देखिए, नवपाषाणकालीन मानव पूजा करते थे। किस चीज की पूजा करते थे नवपाषाणकालीन मानव? मातृ देवी की पूजा करते थे। फिर देखिए, आग की खोज सर्वप्रथम कौन से काल में हुई थी। तो आग की खोज जो है वो पूरा पाषाण काल में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए, पूरा पाषाण काल। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो किस काल की है। ऑप्शन नंबर डी, कांस्य युग की। फिर देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी नगर नियोजन। ऑप्शन नंबर सी, नगर नियोजन। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था। तो याद रखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर था लोथल। फिर देखिए, हड़प्पा किस स्थान पर स्थित है। तो जो हड़प्पा है वो पाकिस्तान में मोंटगोमरी जिले में स्थित है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। रंगपुर कहाँ पर स्थित है। तो जो रंगपुर है वो गुजरात में स्थित है। फिर देखिए, सिंधु घाटी के लोग किस पशु से अनभिज्ञ थे। तो सिंधु घाटी के लोग किस पशु से अनभिज्ञ थे। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा घोड़ा। ऑप्शन नंबर बी, घोड़ा। प्रसिद्ध सार्वजनिक स्नानागार कहाँ पर प्राप्त हुआ है। तो याद रखिए, मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदड़ो। देखिए, लिखा है सिंधु घाटी के लोग किस धातु से अनजान थे। तो बताइए, सिंधु घाटी के लोग कौन से धातु से अनजान थे। लोहे से। ऑप्शन नंबर सी, लोहा। फिर देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो याद रखिए, कृषि। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के विकास का मुख्य कारण क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के विकास का मुख्य कारण था बाढ़। फिर उसके बाद देखिए, सॉरी, विनाश का मुख्य कारण क्या था। बाढ़ आना। फिर देखिए, वैदिक साहित्य के कितने वेद हैं। तो याद रखिए, वैदिक साहित्य में कितने वेद हैं। 4 वेद हैं। आप लोगों को नाम भी पता ही होगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद किसे माना जाता है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को माना जाता है। वैदिक साहित्य में से क्या शामिल नहीं है। तो वैदिक साहित्य में क्या शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, त्रिपिटक शामिल नहीं है वैदिक साहित्य में। वैदिक काल सामान्यतः शासन तंत्र आधारित था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गणतंत्र। फिर देखिए, सूक्त क्या है। सूक्त याद रखिए, वेद का एक अंग। ऑप्शन नंबर सी, वेद का एक अंग को सूक्त कहते हैं। फिर देखिए, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जो जन्म है वो ऑप्शन नंबर एक, कुंडग्राम या वैशाली में हुआ था। फिर गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी। देखिए, लिखा है गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था। तो याद रखिए कि जो गौतम बुद्ध की भाषा थी वह पाली थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, पाली। महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है। तो महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश जो है वो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी। प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी। तो प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी और दूसरी जैन संगीति कहाँ थी। वल्लभी में। ठीक है, यहाँ तो यही हो, दूसरी वल्लभी में, पहली पाटलिपुत्र। फिर देखिए, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं। तो याद रखिएगा, सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है वो कहाँ आयोजित की गई थी। राजगृह में। ठीक है। फिर देखिए, त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ है। तो जो त्रिपिटक है वो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है।
ऋग्वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा प्रचलित थी? तो याद रखिए ऋग्वैदिक काल में एक विवाह प्रचलित था। देखिए न्याय दर्शन का हो जाएगा गौतम, ठीक है, न्याय दर्शन का क्या हो जाएगा? गौतम। और फिर वैशेषिक वैशेषिक दर्शन का हो जाएगा कणाद। उसके बाद सांख्य दर्शन का हो जाएगा कपिल मुनि। और उसके पश्चात देखिए मीमांसा मीमांसा का हो जाएगा जैमिनी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। मौर्य काल में दुर्भिक्ष काल में राहत कार्य के लिए कोष्ठगारों के अस्तित्व का प्रमाण निम्नलिखित में से ज्ञात हुआ है, तो उसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 34 का, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सोहगौरा पट्ट अभिलेख। ऑप्शन नंबर डी सोहगौरा पट्ट अभिलेख। देखिए फिर अगला क्वेश्चन है कि प्राचीनतम भारतीय सिक्के निम्नलिखित में से पहले नहीं है, निम्नलिखित में से पहले नहीं है, तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 का, ये हो जाएगा 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर बी। देखिए लिखा है गुप्त स्वर्ण एवं रजत सिक्के मूलतः निम्नलिखित के सिक्कों पर आधारित थे, तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा रोमन और कुषाण। ऑप्शन नंबर डी रोमन और कुषाण। किस देवी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है? बताइए कौन सी देवी ऐसी है जिसका उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में नहीं मिलता है, तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पार्वती माँ। पार्वती माँ का उल्लेख जो है ऑप्शन नंबर डी ये नहीं मिलता है ऋग्वेद में। बौद्ध साहित्य मुख्य रूप से लिखा गया है, तो याद रखिए बौद्ध साहित्य किस में लिखा गया है? पाली भाषा में लिखा गया है। मेगास्थनीज के द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम है? तो मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक है इंडिका। फिर उत्तर वैदिक काल में कौन सी संस्था नष्ट हो गई थी? तो याद रखिए उत्तर वैदिक काल में कौन सी संस्था नष्ट हो गई थी? बताइए। विदथ जो है वो नष्ट हो गई थी, यानी ऑप्शन नंबर सी विदथ। विदथ जो है वो उत्तर वैदिक काल में नष्ट हो गई थी। देखिए सृष्टि की रचना का उल्लेख करने वाला नासिदी या सुक्त कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा वह ऋग्वेद में है। फिर देखिए आत्मा का पुनर्जन्म मुख्य विषय है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौशितकी उपनिषद का, ऑप्शन नंबर बी। वरुण का अभिजात एवं मरुत का जनसाधारण के रूप में उल्लेख है, इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण में, ऑप्शन नंबर बी शतपथ ब्राह्मण। फिर देखिए कौन सा उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित नहीं है? तो कौन सा उपनिषद जो है वो अथर्ववेद से संबंधित नहीं है? ये हो जाएगा श्वेताश्वर उपनिषद, ऑप्शन नंबर डी श्वेताश्वर उपनिषद। निम्न तालिकाओं को सुमेलित करना है। देखिए एक तरफ ऋग्वेद दिया हुआ है और इस सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद, ठीक है, और इसको इससे मैच करना है। आइए देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले याद रखिए कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद की उपनिषद है ऐतरेय उपनिषद, ये 3 होगा, ठीक है, ऐतरेय उपनिषद। फिर देखिए ऋग्वेद में ऐतरेय उपनिषद है, उसके पश्चात देखिए सामवेद। सामवेद में क्या है? सामवेद में केन उपनिषद है। यजुर्वेद में बताइए, यजुर्वेद में है कठ उपनिषद। और फिर है अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या है? मुंडक उपनिषद, ठीक है। इस तरीके से यदि देखा जाए तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला है कि प्राण का सर्वप्रथम वर्गीकरण किया गया है, तो याद रखिए प्राण का सर्वप्रथम वर्गीकरण किया गया है ऑप्शन नंबर सी छांदोग्य उपनिषद में। फिर खारवेल कहाँ के शासक थे? तो जो खारवेल है वो कलिंग के शासक थे। नालंदा जो प्राचीन काल में प्रमुख शिक्षा का केंद्र था के अवशेष किस राज्य में मिले हैं? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये होगा बिहार। फिर देखिए अशोक के 2 शिलालेख मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी में प्राप्त हुए हैं, यह लेख किस भाषा में लिखे गए हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा खरोष्ठी। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो सुदर्शन झील का जो जीर्णोद्धार है वह रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था, ठीक है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि अश्वघोष ने बुद्ध चरित के अतिरिक्त एक अन्य ग्रंथ की रचना की थी, निम्नलिखित में से सूत्रालंकार है उसका नाम, ठीक है। अश्वघोष का 2 ग्रंथ है, एक बुद्ध चरित है, एक सूत्रालंकार। देखिए लिखा है निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन साहित्यकार नहीं है? तो कौन गुप्तकालीन साहित्यकार नहीं है? भारवी। भारवी जो है वो गुप्तकालीन साहित्यकार नहीं है। इसके अतिरिक्त तो जो लिखा हुआ है ना विशाख दत्त, कलहड़, शूद्रक, ठीक है, ये सभी क्या है? गुप्तकालीन साहित्यकार हैं। फिर देखिए लिखा हुआ है कि गुप्तकाल में निम्नलिखित में से कौन से नहीं थे? तो याद रखिए गुप्तकाल में इनमें से कौन से नहीं थे? ऑप्शन नंबर ए चरक।
नालंदा विश्वविद्यालय में 3 महान पुस्तकालय थे, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय नहीं था? तो याद रखिए, नालंदा विश्वविद्यालय में कौन सा पुस्तकालय नहीं था, बताइए? रत्नोदधि पुस्तकालय नहीं था। इसके अलावा कौन कौन से थे? रत्न सागर पुस्तकालय था, रत्न शोधक पुस्तकालय था एवं रत्न रजक पुस्तकालय था। देखिए, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया था, बताइए? महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नरसिंह वर्मन प्रथम। फिर देखिए, द्रविड़ वैष्णव भक्तों को क्या कहा जाता है? द्रविड़ वैष्णव भक्तों को क्या कहा जाता है? तो याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए, अलवार। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में समाज 7 वर्गों में विभक्त था, यह किसमें व्यक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिका में, ऑप्शन नंबर सी, इंडिका। फिर देखिए, अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपगुप्त, ऑप्शन नंबर डी, उपगुप्त। फिर देखिए, लिखा है दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसने भूमि के नाम की व्यवस्था बदली और गल्ला बटाई व्यवस्था को अपनाया? गल्ला बटाई व्यवस्था अपनाया था गयासुद्दीन तुगलक ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, गयासुद्दीन तुगलक। देखिए, लिखा है जवाबीत शब्द का क्या अर्थ है? तो जवाबीत का अर्थ होता है राजकीय कानून। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि दीवान इंशा किससे संबंधित है? तो याद रखिए, दीवान इंशा का अर्थ क्या होता है, बताइए? दीवान इंशा का क्या अर्थ होता है? तो याद रखिएगा, दीवान इंशा का अर्थ होता है पत्राचार से। फिर देखिए, यहाँ पर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है जिसमें कि स्टेटमेंट और उसका रीज़न दिया हुआ है। देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने मूल नियंत्रण को लागू किया था। फिर लिखा है कि उसका उद्देश्य हिंदुस्तान के लोगों को लाभान्वित करना था, गलत। ये रीज़न गलत है, यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, लिखा है आईने दहशाला के संबंध में क्या सही नहीं, पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो उसका उद्देश्य सरकारी खजाने की पूर्ति करने में होता था, ये बिल्कुल सही है। यह भूमि पैमाइश थी, बिल्कुल सही है। फिर यह भूमि के वर्गीकरण पर आधारित था, ये भी सही है। बटाई पर आधारित थी, ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी इसका गलत आंसर है। देखिए, लिखा है निम्नलिखित में से किसने शासनकाल में चंगेज खान के भारत पर आक्रमण किया था? तो याद रखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा इल्तुतमिश ने, ठीक है। फिर देखिए, लिखा है कि मध्यकाल में पहाड़ी चित्रकला का आरंभ बिंदु है, तो पहाड़ी चित्रकला का आरंभ बिंदु माना जाता है बसौली शैली से। फिर देखिए, किशनगढ़ शैली का महान चित्रकार कौन था? तो किशनगढ़ शैली का जो महान चित्रकार है वह ऑप्शन नंबर बी, निहाल चंद, ऑप्शन नंबर बी। फिर है कौन सूफी धारणाएं क्रियाएं हैं? तो याद रखिए, कौन सूफी धारणाएं क्रियाएं हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बताइए कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। देखिए, यहाँ एक चीज़ लिखा गया है, सूफी धारणाओं का अर्थ भी लिखा गया है। जैसे कि मान लीजिए आ गया कि सूफी धारणा वहदत उल वुजूद का क्या अर्थ होता है? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा सर्वेश्वरवाद। फिर सभा, सभा का अर्थ होता है संगीत। फिर देखिए, चिल्ला, चिल्ला का अर्थ होता है लगातार 40 दिनों तक की जाने वाली साधना। हब्स ए दम का अर्थ होता है प्राणायाम, ठीक है। बुंदेलखंड में चंदेल शासकों की राजधानी कहाँ स्थित थी, बताइए? तो बुंदेलखंड में चंदेल शासकों की राजधानी कहाँ स्थित थी? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महोबा। नियाबत एक खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन दिल्ली के किस सुल्तान ने किया था? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा बलबन, ऑप्शन नंबर बी, बलबन। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि सुल्तान फिरोज तुगलक की आत्मकथा का नाम क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा फुतुहात ए फिरोज शाही, ऑप्शन नंबर सी, फुतुहात ए फिरोज शाही। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो याद रखिए, अमीर खुसरो फतवा ए जहांगीरी, ये जो है ये सही नहीं है, बाकी ये तीनों सही है। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? लिखा है जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर देखिए, गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ बनी है? गुरु गोविंद सिंह की समाधि नांदेड़ में बनी है, ठीक है। कहाँ बनी है? नांदेड़ में। भारत की प्रथम महिला सुल्तान कौन थी? तो भारत की जो प्रथम महिला सुल्तान है वह कौन है? रजिया सुल्तान।
मुगल काल के प्रसिद्ध चित्र साइबेरियाई सारस का चित्रण किसने किया था? तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, मंसूर। देखिए कौन सी ताजमहल के स्थापत्य की विशेषता नहीं है? तो बताइए कौन सी ताजमहल के स्थापत्य की विशेषता नहीं है? चार बाग योजना। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मंसूर। मंसूर जो था वो जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। देखिए 80 नंबर क्वेश्चन है कि मुगलों की सेना व्यवस्था का नाम बताइए। तो मुगलों की सेना व्यवस्था का जो नाम है वो है मनसबदारी पद्धति। ठीक है, फिर देखिए निम्नलिखित में से दिल्ली सुल्तानों के अंतर्गत इकता एक क्षेत्रीय आवंटन था, इसका धारण करने वाली मुक्ति कहलाता था। जो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से लिखा है। देखिए देय भूमि कर के अतिरिक्त किसान पर और कोई दावा नहीं रखता था। ऑप्शन नंबर ए। देखिए लिखा है 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय किसान निम्नलिखित की खेती नहीं करते थे। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मक्का। मक्का की खेती नहीं करते थे। लिखा है निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने कृषि के विकास के लिए निर्धन किसानों को तगाबी बांटी, जिसे कि सोंधर कहते थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। फिर देखिए क्या लिखा है निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने मूल्य नियंत्रण व्यवस्था को लागू कराई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी। तैमूर ने किस सुल्तान के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो याद रखिए ऑप्शन नंबर सी, नासिरुद्दीन मोहम्मद। सितार वाद्य यंत्र के आविष्कारक खुसरो खां का समय कौन सी सदी का है? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 18वीं सदी का। फिर देखिए तैमूर के आक्रमण के समय भारत पर किस वंश का शासन था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा तुगलक वंश। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? तो शिवाजी का जो उत्तराधिकारी था वो था संभाजी। ऑप्शन नंबर सी, संभाजी। फिर देखिए रानी दुर्गावती का संबंध निम्नलिखित में से किसके राजघराने से है? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मांडला। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक की चित्रकारी में अधिक रुचि थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा जहांगीर। दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? तो दिल्ली की जो जामा मस्जिद है वो शाहजहां ने बनवाई थी। ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां। देखिए वर्ष 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का युद्ध किससे हुआ था? तो बताइए मुगल सेना का युद्ध किससे हुआ था? 92 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, महाराणा प्रताप। देखिए लिखा है शैद वंश का संस्थापक कौन था? तो याद रखिएगा शैद वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? खिज्र खान। कौन थे? खिज्र खान। देखिए लिखा है कालक्रम की दृष्टि से शासकों को क्या करना है? श्रेणीबद्ध करना है। देख लीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले आएगा गुलाम वंश, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद तुगलक, तुगलक के बाद सैयद। ऑप्शन नंबर डी। देखिए लिखा है कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित ऐतिहासिक इमारतों को श्रेणीबद्ध कीजिए। 95 का कैसे हो जाएगा? सबसे पहले कुतुब मीनार, कुतुब मीनार के बाद आगरे का लाल किला, फिर फतेहपुर सीकरी, फिर ताजमहल। ताजमहल सबसे लास्ट में। ठीक है, अगर आपको यही पता रहता है ताजमहल सबसे लास्ट में तो सबसे पहले आप दो ऑप्शन एलिमिनेट करते, इन दोनों में आपको डाउट हो सकता था। ठीक है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? बताइए रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, इल्तुतमिश की बेटी थी। निम्नलिखित में से अवध के किस नवाब ने पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था? तो करेक्ट आंसर होगा शादात खां। सिखों को एक सैनिक एवं लड़ाकू समुदाय में परिवर्तित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है गुरु गोविंद सिंह को। ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह। शेर शाह शूरी किस स्थान में लड़ते हुए घायल हुआ तथा कुछ समय पश्चात उसकी वहीं पे मृत्यु हो गई थी? तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा कलिंजर। निम्नलिखित में से किसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया था? तो दारा शिकोह ने करवाया था। ठीक है, उपनिषदों का फारसी अनुवाद। फिर देखिए तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो याद रखिए जो तैमूर है उसने भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर सी, 1398। फिर अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसके द्वारा निर्मित कराया गया था? तो चित्तौड़ का जो कीर्ति स्तंभ है वो निर्मित कराया गया था राणा कुंभा के द्वारा।
निम्नलिखित में से कौन बंगाल के भक्ति आंदोलन का एक संत था? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा चैतन्य। सन 1565 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुए युद्ध के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा तालीकोटा रक्षसी तंगड़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए लिखा है विदेशी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भ्रमण करने आया था भारत में? तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। अरबों ने सर्वप्रथम सिंध पर आक्रमण कब किया था? तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा 712 एडी। फिर देखिए महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण कब किया था? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1025 एडी। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा इटावा। फिर आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण विजय का कार्य सौंपा था, तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मलिक काफूर, ऑप्शन नंबर बी। फिर है नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो नानक देव का जो जन्म है वो तलवंडी में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी तलवंडी। भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो भक्ति आंदोलन का जो जन्मदाता है वो ऑप्शन नंबर सी रामानुजाचार्य को माना जाता है। मुगल काल में किस देश के व्यापारी भारत नहीं आए बताइए? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा इटली। फिर देखिए शिवाजी ने अपने राज्याभिषेक करा के छत्रपति की उपाधि धारण की थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 1674 में। नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो ये थे मोहम्मद शाह। फिर देखिए अमीर खुसरो के सुल्तान का दरबारी कवि था, तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। गुलबदन बेगम द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है? गुलबदन बेगम के द्वारा रचित पुस्तक का नाम है हुमायूं नामा, ऑप्शन नंबर बी हुमायूं नामा। फिर देखिए रजिया सुल्तान ने विवाह किया था 120 का हो जाएगा सी अल्तुनिया के साथ, ऑप्शन नंबर सी अल्तुनिया। दारा शिकोह ने किस सिख गुरु से सहायता मांगी थी? तो दारा शिकोह ने सहायता मांगी थी गुरु हरि राय से। देखिए शाहनामा किसकी कृति है? तो शाहनामा जो है वो किसकी कृति है बताइए? बिल्कुल करेक्ट, फिरदौसी के द्वारा लिखा गया था शाहनामा। देखिए लिखा है फतेहपुर सिकरी की स्थापना किसने की? तो फतेहपुर सिकरी की स्थापना की थी अकबर ने। फिर देखिए चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी ग्रामीण स्वायत्तता। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? काफी फेमस क्वेश्चन है। तो शेरशाह सूरी ने। रणथंभौर क्या है? तो रणथंभौर एक राजपूत दुर्ग है, ठीक है, किला है। देखिए महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो याद रखिए महात्मा बुद्ध को ज्ञान बोधगया से प्राप्त हुआ था। कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? करेक्ट आंसर है चरक। सती प्रथा के विरुद्ध कदम किस मुगल शासक ने उठाए थे? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अकबर ने। फिर देखिए कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो उसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा नरसिंह देव, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी नरसिंह देव। देखिए लिखा है मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था? तो बताइए मोहम्मद गौरी ने कौन से युद्ध में? मैंने अभी आपको ऊपर ही पढ़ाया था लास्ट वाले क्लास में कि मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। तो याद रखिए तराइन के द्वितीय युद्ध में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी तराइन का द्वितीय युद्ध। देखिए लिखा है कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किसने किया? तो याद रखिए कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक। किस वृक्ष के नीचे महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ? तो याद रखिए साल वृक्ष के नीचे क्या हुआ? महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ। लौह एवं रक्त की नीति का प्रतिपादन किसने किया था? याद रखिए बलबन ने। एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने करवाया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा चंदेल शासकों ने। समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ लेख का लेखक कौन था? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हरिशेन। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? तो याद रखिए गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवाई थी। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? पृथ्वीराज रासो की रचना जो है वो चंदबरदाई ने की। फिर अष्टप्रधान किसकी मानसिक देन थी? तो अष्टप्रधान जो है वो किसकी मानसिक देन थी? शिवाजी की मानसिक देन थी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।